हाय गाइस, डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इंग्लिश ग्रामर के बारे में चर्चा करने वाले हैं और सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे। इंग्लिश ग्रामर का आधार है वर्ब। यूं समझ लीजिए कि अगर आपको वर्ब का नॉलेज नहीं है तो आप ग्रामर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते हैं, चाहे वो पैसिव वॉइस हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो सेंटेंस बिल्डिंग हो। वर्ब के नॉलेज के बिना आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले वर्ब को जानने की कोशिश करें। सिंपली हम लोग देखते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, एक फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म और एक थर्ड फॉर्म। वर्ब मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम कहते हैं सहायक क्रिया। इन वर्ब को हम किसी भी सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में मुख्य क्रिया भी होती है। सहायक क्रिया के रूप में जिन वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है वो मुख्य रूप से हैं इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन इत्यादि। नंबर 2, मुख्य क्रियाएं। वे क्रियाएं जो किसी न किसी कार्य को दर्शाती हैं उनको हम मुख्य क्रिया या मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कम, आना एक ही क्रिया है, कार्य है। गो, जाना, रन, दौड़ना, वर्क, कार्य करना। तो ये कोई ना कोई कार्य है। जो शब्द किसी कार्य को होना दिखाता है उसको हम मुख्य क्रिया के रूप में देखते हैं, जिसे मेन वर्ब कहते हैं। नंबर 3, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब इनको आदर्श क्रियाएं भी कहा जाता है। मॉडल वर्ब में आते हैं विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, आट टू। इनकी सबसे खास बात ये होती है कि इनके साथ में मुख्य क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं चौथी वर्ब पर, जिसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ करके बनाई जाती है। इसमें दूसरा शब्द प्रीपोजिशन हो सकता है या कोई अन्य शब्द भी हो सकता है। जैसे पुट। पुट का अर्थ है रखना, यह एक मेन वर्ब है। और ऑन होती है प्रीपोजिशन। ऑन माने होता है के ऊपर। अब देखिए, पुट के साथ में ऑन को जोड़ दिया गया, पुट ऑन। पुट ऑन माने होता है पहनना। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ करके कोई वर्ब बनती है तो उसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। जैसे पुट के साथ में जोड़ दिया गया आउट, पुट आउट। पुट आउट माने होता है बुझाना। ऐसे ही गो माने जाना होता है। लेकिन अगर गो के साथ में ऑन रख दिया जाए, गो ऑन, तो इसका अर्थ हो जाता है जारी रखना। तो ये 4 प्रकार की क्रियाएं। तो चलिए आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना सीखने की कोशिश करेंगे। एक्टिव वॉइस, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्तवाच्य, यानी जिसमें वाक्य कर्ता यानी सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है। और पैसिव को कहा जाता है कर्मवाच्य। अर्थात पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट से वाक्य को प्रारंभ करते हैं और जिससे प्रारंभ करते हैं उसको हम प्रमुख मानते हैं। इसलिए ये कर्म प्रधान
या कर्मवाच्य कहलाता है। तो एक्टिव वॉइस उदाहरण के तौर पे जैसे मोहन आम खाता है, हमने सबसे पहले मोहन कहा कि मोहन आम खाता है, यानी देखिए पहले, जिसको हम पहले बोलते हैं, अगर देखा जाए तो प्राथमिकता उसको दी जाती है, प्रियॉरिटी। अब हम कहते हैं इस वाक्य को दूसरे तरीके से कि आम मोहन के द्वारा खाया जाता है। हमने मोहन पहले नहीं कहा, हमने कहा आम मोहन के द्वारा खाया जाता है। यहां पर मोहन सेकेंडरी हो गए और हमने आम को प्राथमिकता दे दी, प्रियॉरिटी दे दी। जो इसका ऑब्जेक्ट था उसको हमने पहले बोल दिया और जो सब्जेक्ट था वो बाद में चला गया। तो पैसिव वॉइस बिल्कुल यही प्रक्रिया है। अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पैसिव वॉइस हमेशा के लिए याद करना है तो एक वर्ब और उसकी पूरी फैमिली को समझ लीजिए। जीवन में कभी भी पैसिव वॉइस आप भूल नहीं सकते। अब वो कौन सी वर्ब है? वो है बी। इंग्लिश ग्रामर में सबसे बड़ी फैमिली वाली अगर कोई वर्ब है तो वो बी है। बी माने होता है होना। अब ये सबसे बड़े परिवार वाली कैसे है? क्योंकि बी की जो फर्स्ट फॉर्म है, जिसको हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, इज, एम, आर। इज, एम, आर ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। वाज या वर ये बी की सेकेंड फॉर्म है और बी की थर्ड फॉर्म है बीन। यानी बी की फैमिली में बी, इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन और आईएनजी फॉर्म बीइंग, इतने सारे सदस्य हैं। इसलिए इंग्लिश ग्रामर में बी सबसे बड़ी फैमिली वाली वर्ब कही जाती है और पैसिव वॉइस इसी के ऊपर आधारित है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिर्फ 3 बातों को बिल्कुल अपने मन में रखिएगा। सबसे पहली बात, पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाता है क्योंकि कर्मवाच्य होता है। तो कर्म मतलब ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो लाना ही लाना है। जो पैसिव वॉइस को समझ गया वो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना कभी भूलेगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है ये मन में एक बार बिठा लीजिए। ऑब्जेक्ट का स्थान होता है हमेशा मेन वर्ब के तुरंत बाद, अर्थात मेन वर्ब के तुरंत बाद जो शब्द हो हमें उसे ऑब्जेक्ट बना करके सबसे पहले लाना होता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ही गेव मी ए पेन। इसको पैसिव वॉइस बनाना है। हम कहेंगे भाई ऑब्जेक्ट लाइए। ऑब्जेक्ट कोई ढूंढ नहीं पा रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई। तो मैं एक ही सवाल पूछूंगा, वर्ब बताओ, क्योंकि वर्ब ही ग्रामर की नींव है। वर्ब अगर पहचान लिए ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। वर्ब है गिव और वर्ब के तुरंत बाद होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हुआ मी। अब मी क्या है? प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे नाउन होता जैसे मोहन, सोहन, सीता, तो वो वैसे ही उठ के चले आते क्योंकि नाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन प्रोनाउन जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में अंतर होता है। सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट रूप लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट रूप लिखा जाता है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे। इसलिए हमें उस ऑब्जेक्ट रूप का सब्जेक्ट रूप लिखना होगा। इसलिए आप सभी लोग इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चार्ट को अच्छे से समझ लें कि कौन से ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट का कौन सा रूप आएगा और कौन से सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट रूप जाएगा। ये सिर्फ प्रोनाउन पे लागू होता है और प्रोनाउन गिने चुने हैं, इसलिए एक बार इसको समझ करके याद कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं है।
मैंने बताया सबसे पहला कार्य होता है ऑब्जेक्ट को पता लगाना। ऑब्जेक्ट मुख्य क्रिया के तुरंत बाद होता है। ऑब्जेक्ट को पहचानिए और उसको सब्जेक्ट की जगह पर ले आइए। अब सब्जेक्ट के बाद दूसरे नंबर पे हमें लिखनी होती है वर्ब, और यही पैसिव वॉइस का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि मैंने कहा पैसिव वॉइस डिपेंड करते हैं सिर्फ बी पर, और मैं बी की पूरी फैमिली आपको बता चुका हूं। अब आप ये बताइए कि जो आपको जो सेंटेंस में वर्ब दी गई है वो कौन सी फॉर्म है, क्योंकि अगर आपने एक्टिव वॉइस की वर्ब की फॉर्म को देख लिया तो पैसिव वॉइस में हमें क्या लगाना है इसके लिए आप तुरंत पता लगा लेंगे। तो क्या वर्ब है? गेव। जिन्होंने वर्ब को याद किया हुआ है उनको पता होगा कि गिव की सेकेंड फॉर्म होती है गेव। अब यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, इसलिए सारा फोकस आप लोगों का इसी पे लगना चाहिए। और मैंने कहा बिना वर्ब के तो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए वर्ब को याद जरूर करो और प्रतिदिन करो। अब वर्ब की यहां पर दी गई है सेकेंड फॉर्म, और पैसिव वॉइस के दूसरे नियम के अनुसार वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होती है, यानी गेव है यहां पर सेकेंड फॉर्म और हमको लिखनी होगी थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म अगर करना है तो थर्ड फॉर्म को करने के लिए हमें इसमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना सहायक क्रिया के नहीं लिखी जा सकती है। अगर आपसे कोई पूछे कि जंप जंप जंप, सेकेंड फॉर्म भी जंप और थर्ड फॉर्म भी जंप, दोनों की स्पेलिंग एक है, दोनों एक ही जैसे रूप है। तो अगर एक वाक्य में लिखा हुआ है जंप्ड, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो जंप्ड सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? वर्ब के बारे में जानकारी रखने वाले के लिए बड़ा आसान प्रश्न है ये। वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब कभी लगती ही नहीं है, इसलिए अगर जंप्ड से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है तो वो थर्ड फॉर्म है, और अगर जंप्ड से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जंप्ड अकेला है, तो वो सेकेंड फॉर्म है। अब यहां पर हमारा गेव था, सेकेंड फॉर्म थी, सेकेंड फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, तो यहां कोई हेल्पिंग वर्ब तो होगी नहीं, लेकिन इसको थर्ड फॉर्म करने से पहले हमें एक वर्ब लिखनी होगी। अगर यहाँ पे कोई सहायक क्रिया वाली भी वर्ब होती तो भी, क्योंकि जैसे आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, लेकिन हम आईएनजी फॉर्म को थर्ड फॉर्म करेंगे, तो हमें आर और थर्ड फॉर्म के बीच में कुछ बढ़ाना पड़ेगा। हमें गेव को थर्ड फॉर्म करने से पहले भी कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये सबसे बड़ी बात है, जिसने ये बात समझ ली वो पैसिव वॉइस समझ गया। तो इसलिए इस बात को बड़ी ध्यान से समझिए और इसको हमेशा अपने मन में रखिए कि हम गेव से पहले क्या बढ़ाएं, और इसका जवाब है बी की फैमिली में। आप गेव से पूछिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, जवाब आएगा सेकेंड फॉर्म। फिर आप बी से पूछिए अपनी सेकेंड फॉर्म बताओ, बी की सेकेंड फॉर्म होती है वाज या वर्ब, जवाब मिल गया। यानी मुख्य क्रिया की जो फॉर्म तुम्हें दी गई होगी, तुम्हें बी की वही फॉर्म को बढ़ाना है। अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो तुम्हें बी की फर्स्ट फॉर्म बढ़ाना होता, जैसे इज, एम, आर। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हम लोग वाज या वर में से एक बढ़ाएंगे, जैसा हमारा सब्जेक्ट कहेगा। अगर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो हम यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म यानी बीन बढ़ाते। अगर यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती तो हम बी की आईएनजी फॉर्म यानी बीन बढ़ाते। अब रह गया बी, ये तो कहीं बढ़ा नहीं, तो बी को बढ़ाया जाता है मॉडल वर्ब के साथ में। जैसे यहाँ पे कैन, कुड, विल, शैल जैसी मॉडल वर्ब होती तो
हम उसके साथ में बी बढ़ा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते। इतनी सी बात जो समझ गया वो जीवन में कभी पैसिव वॉइस में गलती नहीं करेगा, इस बात का मेरा दावा है। कभी भी हमें क्या बढ़ाना है, हमें नहीं याद करना है, हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ बी की पूरी फैमिली को लेकर के चलना है। हमें जो वर्ब की फॉर्म दी गई होगी, हमें बी की वही फॉर्म को बढ़ा करके, और थर्ड फॉर्म अगर करना नहीं आता है तो बेकार है ग्रामर सीखना। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, बिना वर्ब के ग्रामर सीखना वैसे ही है जैसे बिना टूल्स के किसी इंजन को बनाना या रिपेयर करना। तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी और हमें बी की सेकेंड फॉर्म यानी वाज या वर्ब में से एक बढ़ाना है। अब ये सिंपल सी बात है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या था, मी, मुझे, और मी का सब्जेक्ट रूप क्या आया, आई, और आई के साथ वाज लगेगा या वर लगेगा, ये आप लोग डिसाइड कर लो। सिंपल सी बात है कि आई के साथ वाज लगता है, वर का प्रयोग नहीं होता है, तो आई के साथ हम क्या लगा दें, वाज लगा दें। वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, गिव, गेव, गिवन, थर्ड फॉर्म हो गई गिवन, आई वाज गिवन। अब तीसरा नियम हमारा ये कहता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सबसे अंत में लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में बाई लगा करके, बी वाई, बाई। लेकिन सबसे अंत तभी होगा जब हम ये देख लें कि ऑब्जेक्ट के बाद और कुछ हो ना। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ और है तो वो हम सब्जेक्ट लिखने से पहले जैसा आपके वाक्य में दिया गया है बिना कोई परिवर्तन किए हुए उसको यहां लिख देंगे। यानी लिखा है इसमें ए पेन। अब ए पेन हमारे किसी काम का नहीं है, हमारा मेन था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के आगे हमें जाना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी है उसे वैसे बचा रहने दो, और जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, जो भी ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है उसको उठा करके वहीं चुपचाप लिख दो। यानी हम कहेंगे आई वाज गिवन, फालतू का था ए पेन, उठा के यहां रख दिया, आई वाज गिवन ए पेन बाई, ही है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम चार्ट में देख चुके हैं कि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो अंत में लिख दे बाई हिम। तो हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य था ही गेव मी ए पेन, और उसका पैसिव वॉइस बना आई वॉज गिवन ए पेन बाई हिम। तो इसमें आप सभी लोग ये चीज ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह में जाना है हर वाक्य में, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है हर वाक्य में, जो एक्स्ट्रा है उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद लिखना है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। हर वाक्य में सिर्फ एक चीज बदलती है और वो ये है कि हमें कहां पे क्या बढ़ाना है, और उसका जवाब आपको नहीं रटना है, आपकी वर्ब बताएगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो तुरंत हम उसकी जगह पर बी की फर्स्ट फॉर्म बढ़ाएंगे और तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर वहां पे आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग बढ़ा करके थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तो इस तरह से एक हमने बेसिक फार्मूला अपने मन में डेवलप कर लिया। अब आते हैं इस फार्मूले को वाक्यों की प्रैक्टिस के द्वारा चेक करना। देखिए, सीखने का तरीका ये नहीं है कि कोई मैजिक मन पे चल गया। मैंने 3 रूल बताए। पहला, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाइए। दूसरा, सहायक क्रिया में जो वृद्धि होनी है उसको बढ़ा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। और तीसरा, एक्स्ट्रा को लिख करके सब्जेक्ट को सबसे आखिरी में बाई लगा करके लिख दीजिए। एक उदाहरण इसका और लेते हैं। द टीचर टेल्स अस ए स्टोरी। द टीचर वाक्य का सब्जेक्ट है, अध्यापक क्योंकि कहानी सुनाने का कार्य अध्यापक करता है। जब भी क्रिया किसी सजीव व्यक्ति के द्वारा की जाए तो वो वाक्य एक्टिव वॉइस में ही होगा। द टीचर सब्जेक्ट, टेल्स सुनाते हैं, सुनाना एक कार्य है, तो टेल्स हो गई वर्ब। ये हमारे वाक्य का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसी को सब कुछ समझना है। अगर इसमें हमने कोई गलती कर दी तो वाक्य हमारा तुरंत गलत हो जाएगा।
अब रह गई ऑब्जेक्ट, जिसको हमें सबसे पहले तलाश करना है। तो टेल्स क्योंकि वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट यानी अस। अस का सब्जेक्ट रूप, क्योंकि ये तो प्रोनाउन है और प्रोनाउन अस ऑब्जेक्ट रूप में लिखा हुआ है, तो इसका सब्जेक्ट रूप होता है वी, यानी हम सबसे पहले लिख देते हैं वी। अब आते हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट लिख दिए हैं ऑब्जेक्ट को ला करके, अब हमें ग्रामर के एक यूनिवर्सल रूल की तरह सब्जेक्ट के बाद में वर्ब को ही लिखना है। वर्ब थी हमारी टेल्स। अब पूछिए कि टेल्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है? एस या ईएस लगा हुआ है, अर्थात ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म होने पर बी की फैमिली की फर्स्ट फॉर्म को याद कर लीजिए, इज, एम, आर। अब सोचिए कि हमारा सब्जेक्ट तो है वी, वी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा? नहीं। एम लगेगा? नहीं। वी बहुवचन है तो वी आर। अब टेल की थर्ड फॉर्म ये पता होना चाहिए, नहीं पता है बेकार है। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, तो हमारा सेंटेंस बढ़ आया, वी आर टोल्ड। अब द टीचर और आखिरी में बचा क्या है? ए स्टोरी। हम द टीचर सब्जेक्ट है तो सबसे अंत में लिखेंगे बाय द टीचर, लेकिन अभी पहले क्या है? कुछ हिस्सा वाक्य का बच रहा है और वो हमेशा कहाँ लिखेंगे? वर्ब के तुरंत बाद। तो वी आर टोल्ड, अब लिख दीजिए ए स्टोरी और बस अंत में लगा के लिख दीजिए बाय द टीचर। हमारा पैसिव वॉइस बन गया। एक उदाहरण और, सेंटेंस है आई कैन डू दिस वर्क। वाक्य को समझिए। आई मैं सब्जेक्ट, कैन मॉडल वर्ब में आती है, डू करना ये मुख्य क्रिया है। आई कैन डू दिस वर्क यह कार्य। डू मुख्य क्रिया है तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? दिस वर्क। ऑब्जेक्ट मिल गया, सबसे पहले इसको ले आइए, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है इसलिए इसमें तुम्हें कुछ बदलना भी नहीं है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं दिस वर्क। अब बारी आती है नंबर 2 पर वर्ब की। वर्ब है कैन डू। कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। मैंने बताया कि मॉडल वर्ब के साथ में स्वयं बी को बढ़ाना होगा, तो इसलिए यहां पे हो जाएगा कैन बी। फिर डू की थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, तो थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। तो दिस वर्क कैन बी डन। अंत में क्या बचा? बाई लगा के सब्जेक्ट को लिखना है, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो लिख दीजिए बाई मी। और इस तरीके से हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन गया। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने आज के इस वीडियो में समझ लिया। सबसे पहले 9th, 10th और फर्स्ट ईयर वाले इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जिस वाक्य में आपको ये लगता हो कि ये बेसिक रूल अप्लाई नहीं होता है, उस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स के द्वारा मुझसे शेयर करें, मैं उसका आंसर बताऊंगा। इसके बाद में जो इम्पेरेटिव या अन्य प्रकार के वाक्य होते हैं, हम लोग उनकी चर्चा अगले वीडियो में नए सिरे से करेंगे। लेकिन ये जो रूल है वर्ब वाला, ये कहीं पर भी नहीं बदलेगा, इसलिए कतई मन में कोई डाउट न लाए। विधिवत इस रूल को समझ लें और इसी के आधार पर प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू।